और नमस्कार सबके लिए, मैंने रिकॉर्ड पे डाल दिया है। और आज मैं वीर सिंह जी को देख पा रहा हूँ। वीर सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका कि आपने ज्वाइन किया। आप प्रिंसिपल हैं और आप टाइम निकाल पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक स्कूल के प्रिंसिपल लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और इतने बड़े स्कूल को संभालते हैं जहाँ पे 4-4 हजार बच्चे हैं, और फिर भी आप लोग टाइम निकाल लेते हैं। बड़ा मुझे बहुत वो लगता है कि आप लोग कैसे करते हैं, बिकॉज आई हैव वर्क विद स्कूल। तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल है इस समय स्कूल को संभालना। थैंक यू सर। तो विपिन जी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विपिन जी, आप अपने उस शेयर का नाम बताइए जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा है और नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे अच्छा से। सर वो शेयर का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश इन्होंने बताया। और पता नहीं, किसी को लगता है अगर हमारे जो मेंटरिंग वाले लोग हैं वो कुछ बताएंगे इस शेयर के बारे में। कोई मैसेज आया था 1-2 दिन पहले? आया था सर, सर, आया कोई था। यस सर, आया था सर। है कोई? लिए भी था सर। है ना? ठीक है। तो विपिन बिल्कुल जी, सर। इसका मतलब कि आप उस शेयर तक पहुंच पा रहे हैं जो बाकी लोग 25-30-40 हजार रुपए दे के पहुंचते हैं। आप बिना पैसे दिए पहुंच रहे हैं। तो आपकी रिसर्च अच्छी है इस मामले में, ये मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। देखिए, 2-3 चीजें आपको पहले तो समझना पड़ेगा। एक, कि दुनिया का सबसे अच्छा शेयर, दुनिया का सबसे अच्छा शेयर नीचे जा सकता है, और दुनिया का सबसे खराब शेयर ऊपर जा सकता है। पहली बात, आपको ये बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा। तो जब कोई अच्छे से अच्छा शेयर नीचे जाता है तो उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और जब दुनिया का सबसे खराब शेयर ऊपर जाता है तो उसे डेंजर कहते हैं। उस डेंजर में फंसता है, उससे आपको बचना है। अब इस शेयर को अगर आप कहेंगे कि सर ये नीचे क्यों जा रहा है, अच्छा शेयर है फिर भी नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आपको मार्केट कैप बहुत अच्छा है, आरओसी आरओई बहुत अच्छी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है ना। जो कुछ चीजें आपको समझने वाली है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आपको मैं इसके चार्ट पे ले जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके टेक्निकल, पहले फंडामेंटल को और पूरा देख लेते हैं, फिर मैं बाकी लोग जो लोग पहली बार जुड़े होंगे उनको समझ में आएगा। अगर आप इसके सेल्स की ग्रोथ को देखेंगे, बहुत ही प्यारी सेल्स की ग्रोथ है। हर क्वार्टर में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। आप ईयरली देखेंगे तो पता चलेगा 10 साल में लगभग लगभग ये आपका करीब करीब 7-8 गुना सेल्स बढ़ गई है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा है। इफ यू सी द ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम -32 करोड़ टू 431 करोड़, अपने आप में एक अच्छा फिगर है। लेकिन इन सबको देखते हुए अगर आप देखते हैं, कैश फ्लो भी आपको समझ में आता है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छा है। होल्डिंग पैटर्न मैं देखता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों के पास बहुत शेयर नहीं है, पब्लिक के पास केवल 14% शेयर है। देखिएगा ध्यान से, केवल 14% शेयर। इतना सब होने के बावजूद अब ये शेयर नीचे जा रहा है। शेयर नीचे जा रहा है, ये है, या शेयर सही प्राइस पे आ रहा है, ये है। इसको हम देखेंगे 2-3 चीजों से। सबसे पहले मैं इसके पीयर से इसके प्राइस को कंपेयर करता हूं कि इसका पी रेशियो 11 है, और इसके पीयर्स में अगर आप देखोगे जो ये काम करता है, जोमेटो का 14 है, पेटीएम का 5 है, जस्ट डायल का 8 है। तो ऐसा नहीं कि बहुत, एक इन्फो एज को छोड़ दो तो बहुत सस्ता है। और इतना डिक्रीज होने के बाद 14 हुआ है, यानी इससे पहले ये 16, 17, 18 रहा होगा, जहां तक मैं इसके पी की बात करता हूं। अगर मैं चार्ट पे देखता हूं इसके पी को, तो मेरे को सारी कहानी समझ में आएगी कि यहाँ पे गलतियां कहाँ थी। देखिएगा ध्यान से, गलतियां कहाँ थी, ये देखिए ध्यान से इस बात को। आप जब भी कोई शेयर ऊपर खरीद देंगे, अगर 2021 में इसका जो पी था वो 105 का था, 105 का पी, आज 14 का पी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ जी, किस पी पे हम स्टॉक खरीदेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक न्यू एज कंपनी है। तो यहाँ पे हम पीबी तो देखेंगे नहीं, हम यहाँ पे पी ही देखेंगे। मैंने आपको बताया है कब आप पी देखते हैं और कब आप पीबी देखते हैं। अब 2021 में ये 105 के पी पे था, आज ये 14 के पी पे आपका आई थिंक पी 14 यहाँ क्यों दिखा रहा है, लेट मी सी, आई थिंक सर वो मार्केट कैप टू सेल्स था सर। 34 के पी पे, 34 के पी हाँ। पे है। इस समय ये 34 के पी पे है।
जो कि आपका कहाँ पे था, किसी टाइम पे ये आपका 104 के पी पे। अब अगर मैं इसको टेक्निकली देखूं कि 2021 में इसके साथ हुआ क्या था, देखिएगा ध्यान से। इंडिया मार्ट, ये मैं आपके सामने चार्ट लगा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि 2000, ये आपके पास में 5 साल का चार्ट है। ये देखिएगा, इस चीज को आप देखिए। और जिसने थोड़ा सा भी क्लासेस मेरी अटेंड की है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक वर्टिकल रन था। ये एक वर्टिकल रन था। किसी को याद है? कोई है टेक्निकल की क्लास अटेंड करने वाला जो लंबे समय से? एबनॉर्मल रन सर। एबनॉर्मल रन था। इसका तो करेक्शन दुनिया में आना ही आना था। कोई भी जानता है, कई बार मैंने बताया कि अगर कोई चार्ट आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वाई एक्सिस के पैरेलल। और कब देखना है आपको? वीकली और मंथली चार्ट को देखो। वीकली मंथली चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा। आपको डेली चार्ट पे समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपके सामने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, इसको देखो। ये चार्ट एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। और जहां से शुरू होता है, उसकी एक खासियत होती है, जनरली वो चार्ट जहां से शुरू होता है, स्टॉक वहां तक गिरता है। तो अभी तो आपको लग रहा है कि ये बहुत गिरा है, हो सकता है कि ये स्टॉक आपका कुछ 1400-1500 तक आ जाए, हो सकता है, नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर इसके प्रॉफिट ने इसको सपोर्ट दे दिया बहुत बड़ा, तो ना आए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसका सपोर्ट बन रहा है। ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा इसका चार्ट पे सपोर्ट है। इस सपोर्ट की वजह से रुक जाए तो अलग बात है। अदरवाइज इसका जो रन आना चाहिए, अब नॉर्मल रन शुरू हुआ है इस पॉइंट से, इस पॉइंट तक, यानी ये कुछ 1400 तक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें शेयर्स पकड़ना हमेशा फंडामेंटल के बेसिस पे है। लेकिन टेक्निकल एक ऐसी चीज है जो आपको ये बता, कौन से शेयर में जाना है ये हमें फंडामेंटल बताएगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश एक अच्छा शेयर है, ये आपको फंडामेंटल ने बताया। लेकिन क्या आपको इसको 3000 पे, पता चलेगा 5000 पे खरीदना है या नहीं खरीदना है, यही आपको टेक्निकल बताता है। इसीलिए हम फंडामेंटल और टेक्निकल को मिलाकर शेयर खरीदते हैं। अभी जो लोग हमारे मेंटरिंग में हैं वो देख जानते हैं। हमने, प्लीज मेरा डिस्क्लेमर है, हमने पिछले ही वीक में इसका कुछ बाई किया है, तो इसलिए मैं बायस्ड हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं। मैंने और मैं फिर बता रहा हूं, मैंने इसको 2400 पे बाई किया है। मैं इसको, अगर मैं एवरेजिंग करूंगा तो मैं इसको 1900 पे एवरेजिंग करूंगा, और फिर मैं इसको एवरेजिंग करूंगा तो 1400 पे एवरेजिंग करूंगा। मैं ऐसा गलती नहीं करता कि 2400 पे खरीदा मैंने और उसके बाद ये 2100 हो गया या 2200 हो गया, मैंने फिर खरीद लिया। मैं ऐसे नहीं करता। एवरेजिंग के लिए भी मैंने बताया है कि जब तक स्टॉक 10% 15% नहीं गिरता, प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे सबको म्यूट ना करना पड़े। अगर मैं सबको म्यूट करूंगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप अगर ये देखें, ये मैंने आपको 3 एवरेजिंग के पॉइंट दिए हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 एवरेजिंग के पॉइंट कैसे आए हैं, ये मैंने टेक्निकली निकाले हैं। टेक्निकली ध्यान से इस चार तीनों लाइन को देखेंगे, एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसके आसपास बन रहा है। इसलिए भावना जी जुड़ी हुई हैं। भावना जी, आपको मैसेज कब आया, जरा पढ़िए जरा। इंडिया मार्ट इंटरनेट के बारे में मैसेज आया होगा आपके पास पक्का, आप मेंटरिंग में हैं तो आपके पास आया होगा। किस दिन आया था, डेट यस बताइए। सर, यस सर, ये मैसेज मुझे आया है। इंडिया मार्ट का सर मैसेज आया है मंडे को। मंडे, मंडे डेट बता पाएंगे क्या? सर मंडे वॉज 21st। 21। देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखें। वाई, नो डाउट, मैंने अभी आपको फंडामेंटल दिखाया। फंडामेंटली इंडिया मार्ट इंटरमेश एक अच्छा शेयर है। उसका आरओसी, आरओई, प्रमोटर्स होल्डिंग, रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बिजनेस मॉडल सब मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए मैं फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं टिप्स नहीं देता, केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्योंकि सर ने, मैंने ये शेयर नहीं उठाया, उन्होंने उठाया, वो इंसिडेंस है कि ये मैच कर गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक गैप फॉर्मेशन देखा। अगर ये गैप फॉर्मेशन थ्योरी आपने पढ़ी है, एक फंडामेंटली अच्छा शेयर
जो एक गैप के बाद मुझे डाउन होके मुझे मिला, तो पहले मैंने जो पहली बाइंग की है वो इसके गैप फिलिंग के लिए की है। गैप फिलिंग थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। गैप फिलिंग थ्योरी कहती है कि अगर कोई शेयर गैप के साथ नीचे आया तो उसको फिल करने के लिए वो ऊपर जाएगा, और अगर कोई शेयर गैप के साथ ऊपर गया तो उसको फिल करने के लिए वो नीचे आएगा। ये आपकी गैप फिलिंग थ्योरी का कंसेप्ट है। तो मुझे यहाँ पे एक गैप दिखा, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कहीं भी गैप दिखता है तो मैं ले लेता हूँ। अच्छे शेयर में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शेयर हो, अच्छे रेट पे हो। तो ये एक अच्छा शेयर है, अच्छे रेट पे। अगर ये गैप मुझे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये गैप मुझे यहाँ कहीं बन रहा होता तो मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा शेयर अच्छे रेट पे नहीं था, अच्छे रेट पे नहीं था, ऑलरेडी वो लाइफ टाइम हाई पे था। अब ये लाइफ टाइम हाई से करेक्ट होने के बाद ये मुझे बहुत अच्छे गैप पे मुझे यहाँ दिख रहा था। तो एक, और दूसरा मैंने आपको बताया है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जब पास्ट का कोई रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बनता है तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। बार बार मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस की क्लास में आपको बताया है कि जब भी पास्ट का कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा तो वो बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होगा, और जब पास्ट का कोई रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बनेगा तो वो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट होगा। तो ये पास्ट के रेसिस्टेंस से देखिए, बार बार शेयर यहाँ गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, रुक गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, रुक गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, रुक गया। यानी ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था एक टाइम पे, ये ऊपर गया यहाँ से। अब ये सपोर्ट अगर बनेगा कभी भी, ये सपोर्ट देखिए यहाँ से नीचे आया, यहीं रुक गया, यहाँ से नीचे आया, थोड़ा बहुत मार्केट कुछ हुआ होगा इसलिए यहाँ पे आया। तो जनरली जब कोई पास्ट का रेसिस्टेंस, जितना तगड़ा रेसिस्टेंस वो पास्ट में रहा होगा उतना ही तगड़ा सपोर्ट बनेगा। ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था इस टाइम पे 2020 में, इसलिए इस टाइम पे ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बनने की संभावना। में वर्ड यूज हमेशा करता हूं, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज है, अच्छा शेयर अच्छे रेट पे है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बायस्ड हो सकता हूं, मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने खरीदा है, मैंने अपने जानकार लोगों को बताया है। तो इसलिए प्लीज आप खरीदने से पहले 100 बार आप सोचेंगे। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर मैं आपको प्लीज गाइड कर रहा हूं, ऐसी गलती ना करें कि खरीद ले और कल ये हो सकता है कल इसका कोई खराब न्यूज आए और मैं इसको बेच दूं। तो प्लीज मेरी बात सुन के आप कभी शेयर ना खरीदे। हो सकता है मंडे को मार्केट खुले और मैंने कोई न्यूज सैटरडे संडे में पढ़ा, क्योंकि ये नीचे क्यों आया था, ऐसा कुछ हुआ, मुझे पता चला, मैंने एनालिसिस किया और मैं मंडे को बेच दूं और आप मेरी बात सुन के इसको खरीद लें। इसलिए मैं केवल पढ़ा रहा हूं, मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ाना है। तो एक चीज, पहली चीज आपको समझ में आया मिस्टर, क्या नाम था आपका सर, आपको समझ में आया, आपने पूछा था। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो इसलिए ये शेयर जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन एक रिक्वायर्ड करेक्शन था इस शेयर में। इस शेयर में एक एबनॉर्मल रन था, उस एबनॉर्मल रन को पूरा करने के लिए, और मैं फिर बता रहा हूं, हो सकता है ये करेक्शन कहां तक जाए, ये 1400 तक भी जा सकता है। और इसके लिए आपको तैयार, जब भी किसी चार्ट में एबनॉर्मल रन होगा, प्लीज उस चार्ट के एबनॉर्मल रन से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। और जब भी किसी चार्ट में, मैंने दो थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ा दी, एक एबनॉर्मल रन वाले चार्ट से दूर रहें, दूसरा अगर अच्छे चार्ट में गैप मिले तो उस गैप को ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर किसी को याद होगा तो हमने इन्फोसिस के गैप को ट्रेड करने की कोशिश किया था, बहुत दिन तक नहीं चला, लेकिन जब वो, ये देखिए यहाँ पे गैप था, हमने इसको ट्रेड करने की कोशिश किया था, नीचे नीचे नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और गैप बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों गैप को जब हमने ट्रेड किया, हमने इसको ट्रेड किया, फिर हमने इसको ट्रेड किया। आज सारी करेक्शन होने के बाद भी इन्फोसिस का शेयर प्रॉफिट में बैठा हुआ हमारा, सारा करेक्शन होने के बाद भी। इन्फो क्यों, कुछ बाई हमने यहाँ किया, ध्यान से समझिए, कुछ बाई हमने यहाँ किया गैप थ्योरी के हिसाब से, फिर ऊपर नीचे करता रहा, इस गैप की फिलिंग हुई नहीं, नीचे आया, फिर गैप बनाया उसने, जैसे ही गैप बनाया हमने फिर बाई किया। अब जब ये यहां से इधर की तरफ गया, पहला गैप फिलिंग यहाँ हुआ और फिर इस गैप को फिलिंग किया, अब है वो क्या रहा है, ध्यान से समझिए, ये पास्ट का बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है, इसलिए रेसिस्टेंस हो रहा है। जिस दिन इस रेसिस्टेंस को पार कर जाएगा एक बार, तो वो अपने आप में बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा। ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो कुछ 19 2000 के आसपास है, 1900, तो ये अपने आप में बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा। तो ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, गैप थ्योरी, एबनॉर्मल रन्स, इनको आपको समझना है। जितना समझेंगे उतना अच्छा होगा। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया सर। ठीक है।
अब जिस टॉपिक को लेके हमने क्लास स्टार्ट किया था हम उस टॉपिक पे चलते हैं। जैसे आप दिवाली के टाइम पे अपने घर की सफाई करते हैं, अच्छे अच्छी चीजों को रख लेते हैं, और अगर कोई खराब चीज हो गई, हो सकता है एकदम नई हो, मैं ध्यान से समझिए, कई बार ऐसा होता है नई है, आपने एक टी शर्ट खरीदी थी एकदम नई थी, लेकिन आपने पहली बार पहना और आपको कंफर्टेबल वो नहीं लगा, आप उसे रखे रहते हो और अलमारी में पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। लेकिन दिवाली वगैरह के टाइम पे जब आप सफाई करते हैं तो आप किसी न किसी को दे देते हैं। सेम कंसेप्ट इक्विटी मार्केट में होता है। मैं फिर बता रहा हूं, बड़े से बड़ा फंड मैनेजर, और मैं नाम ले रहा हूं, इट कैन बी मिस्टर वॉरेन बफेट, हर शेयर सही नहीं खरीद सकते। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, ईगो में हमने ये शेयर खरीदा है तो ये तो ऊपर जाएगा। प्लीज, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और वो शेयर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से नहीं चल रहा, तो मैं नहीं कह रहा उसे बेच दो, पहले उसके फंडामेंटल्स को पढ़ो, उसको जानो, उसके पी को देखो, उसके सेल्स ग्रोथ को देखो, उसको रेवेन्यू ग्रोथ को देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखो, उसके कंपटीटर्स को देखो, उसके सेक्टर को देखो। अगर उस पूरे सेक्टर में कुछ चल रहा है और उसकी वजह से नहीं चल रहा तो शेयर चलेगा, अच्छा शेयर है तो चलेगा, जब वो सेक्टर चलेगा शेयर अपने आप चलेगा, उसको नहीं बेचना। लेकिन अगर उसके सारा सेक्टर चलना शुरू हो गया, चल चुका है, लेकिन वो शेयर फिर भी नहीं चला, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कुछ दिन पहले होजरी सेक्टर नहीं चल रहा, लेकिन जब होजरी सेक्टर चला तो लक्स इंडस्ट्री चला, पेज इंडस्ट्री चला। अब उस होजरी सेक्टर में आपने कोई एक ऐसा शेयर खरीद रखा है जो होजरी सेक्टर चलने के बाद भी अब वो नहीं चला, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उस शेयर को आपको अलग निकाल देना चाहिए। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, 2-3 इयर्स, द फुटवेयर सेक्टर, बाटा ले लो, कैंपस ले लो, रिलैक्सो ले लो, कोई भी ले लो, कोई नहीं चला, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल बाटा को बेच दे या रिलैक्सो को बेच दो, ये कम। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है कि नहीं जी, अब वो सेक्टर सही हो गया, बाटा तो चलने लगा, कैंपस तो चलने लगा, लेकिन रिलैक्सो नहीं चल रहा, या रिलैक्सो तो चलने लगा लेकिन बाटा नहीं चल रहा, तो ऐसे शेयर्स को क्लासिफाई करके अलग निकाल दें, और प्लीज उनको जितना जल्दी बेच देंगे आप खुश रहेंगे। मैं एग्जांपल एक और बताता हूं। मैं और मेरे एक मित्र, दोनों ने, हमने नजफगढ़ नाम की एक जगह है दिल्ली में, वहां पे एक मकान लिया था, मतलब एक मकान उन्होंने लिया था, एक मैंने लिया था। जब मैंने 2-4 साल उसको रखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये खराब है। उस समय कुछ, मुझे जहां तक याद है, कुछ 1 लाख करोड़ के आसपास की वो इन्वेस्टमेंट थी, मैंने किया था। और 2-3 साल के बाद मुझे समझ में आ गया ये गलत डिसीजन हो गया, मैंने उसको तुरंत 90 लाख में बेच दिया, 2 साल के बाद। खरीदा कितने में? 1 करोड़ में। बेचा कितने में? 90 लाख में। लेकिन वो जो 90 लाख है, उस पैसे को मैंने दूसरी जगह लगाया, दूसरे काम में लगाया, आज वो शायद 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ हो गया होगा। लेकिन जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने उसको लॉस नहीं, जी लॉस में नहीं बेचूंगा। आज वो मकान, आज भी अगर वो बेचने जाते हैं तो उनको 1 करोड़ अपने नहीं मिलता। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़, जबकि इस पूरे बात को 10 साल हो चुके हैं। मैंने उसको 3 साल बाद बेच दिया, उसको फिर उस पैसे को लिया, उसे कहीं और लगा दिया। तो प्लीज, इस जिद में कि नहीं ये शेयर इतने का होगा, ये मकान इतने का होगा, ये प्लॉट इतने का होगा, तो ही मैं इसको बेचूंगा, ऐसी गलती ना करें। प्लीज, आपको अगर सही रेट मिलता है, अल्टीमेटली आपका फंड की वैल्यू बढ़ना चाहिए, वो पैसा एक्स से बढ़े या वाई से बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, गुड़गांव जैसे सिटी में फ्लैट खरीद लेते हैं, उसके बाद वो एक मन में एक टारगेट प्राइस बना के रखते हैं, इस प्राइस को आएगा तो मैं बेचूंगा। प्लीज, अगर आपको 10 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, या कोई शेयर में 10 रुपए कम मिल रहा है, प्लीज बेच के उस पैसे को कहीं और लगा दो, आपके लिए अच्छा होगा। आज मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा दिवाली की सफाई, तो प्लीज अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स को ढूंढें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, उस शेयर को बेचें। और आज के टाइम पे मैं 10-20 शेयर के नाम लूंगा, प्लीज नो रिकमेंडेशन, मैं केवल अच्छे शेयर्स के नाम ले रहा हूं। आज के टाइम पे एशियन पेंट है, टाइटन है, बजाज फाइनेंस है, नेस्ले है, HUL है, रिलायंस है, तो इंडिया की टॉप कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। नो रिकमेंडेशन, सब अपने पीक से 10%, 12%, 15%, 20% नीचे मिल रही हैं। प्लीज, अगर आपने कोई शेयर खरीदा था सपोज 1000 रुपए का, आज वो 700 का है, आपको 30% का लॉस हो रहा है।
लेकिन अगर उसको बेच के आप उसकी जगह नेस्ले ले लेते हैं या बजाज फाइनेंस ले लेते हैं या टाइटन ले लेते हैं या रिलायंस ले लेते हैं, तो एक्चुअल में आपको 30% का लॉस नहीं हुआ, लॉस शायद आपको 10% का ही होगा, क्योंकि 20% तो आपने इन शेयर्स को नीचे ले लिया, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी नीचे है। तो कई बार हमें, प्लीज आई डू नॉट वांट टू गिव द नेम, समबडी इज राइटिंग एसबीआई कार्ड, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे भी केवल मैं नाम आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, टॉप कंपनियां हैं, हो सकता है मेरे पास हो सकता है मेरे पास नहीं हो सकता है मैंने बेच दिया हो, तो प्लीज डू योर रिसर्च। मैं केवल बता रहा हूं कि खराब शेयर को बेच के अच्छे शेयर को ले लो। अब क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे 30% का लॉस हुआ, लेकिन वो केवल नॉशनल लॉस होगा। आपने जो अच्छे वाले शेयर है उनको ही 20% नीचे खरीदा, जब 20% नीचे खरीदा तो एक्चुअल में आपको लॉस केवल 10% का हुआ। और जिस दिन मार्केट चढ़ना शुरू होगी, जिस दिन चढ़ना शुरू होगी, ये अच्छे वाले शेयर तुरंत 10% बढ़ जाएंगे, तुरंत 10% बढ़ जाएंगे, आपका लॉस अपने आप कवर हो जाएगा। हो सकता है वो 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, लेकिन वो जो खराब वाले शेयर अगर वो 30% 40% आपके नीचे हैं किसी कारण से, वो कवर करके देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि देंगे नहीं देंगे, लेकिन हम हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं और प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में मैक्सिमाइज करते हैं, अपने फेवर में मैक्सिमाइज करते हैं। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेम थिंग। सपोज आपके पास कोई LIC पॉलिसी है या कोई SBI की इंश्योरेंस पॉलिसी है, किसी और बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज अपने घर में बैठे देखें कि उस पॉलिसी का अभी कितने साल का ड्यू डेट बचा है। ध्यान से समझिए मेरी बात, उस पॉलिसी का कितने साल का ड्यू डेट बचा है। सपोज एक पॉलिसी है जो अभी के 10 साल तक, क्या दे दिया क्या हो गया नहीं, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। संक कॉस्ट को भूल जाइए, जो हो गया वो हो गया। आज के टाइम पे आप उस पैसे को पैसा मानिए। सपोज उस पॉलिसी को मैं सरेंडर करता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, एक तरफ रख दिया, प्लस मैं हर साल उस पर कितना पैसा दूंगा। तो जो सरेंडर करके जो आज पैसा मिलेगा, लिख लीजिए इसको, कहीं सरेंडर करके जो पैसा मिलेगा उसको आप आज लगा दें, प्लस हर साल जब पैसा लगाएंगे उसे आप SIP में लगा दें, तो आज के 10 साल बाद कितना पैसा वो होगा, एक कैलकुलेशन। दूसरी कैलकुलेशन कि नहीं जी मैं इसको सरेंडर नहीं करता हूं, इसे कंटिन्यू करूंगा, तो आज के 10 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। इसको जरूर कैलकुलेट करें और जो आपके फेवर में हो वो आप काम करें। आसान सा तरीका है, मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूं, कहीं पे भी आप जाके अपने उस पर खोल सकते हैं, कई बार मैंने बताया हुआ है। सपोज आप ET मनी के वेबसाइट पे जाते हैं, ET मनी कैलकुलेटर, आप ET मनी कैलकुलेटर पे जाइए। दो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। जो आपके पास पॉलिसी है उसका लास्ट वैल्यू आपको पता होगा, आपने 10 लाख का किया है, 20 लाख का किया है, 25 लाख का किया है, तो आपको पता होगा कि सपोज आपने कोई XYZ पॉलिसी ली है तो 20 साल बाद आपको कितना पैसा मिलना है। वो एक एक हो गया, तराजू का एक पलड़ा, एक पलड़ा। दूसरे पलड़े में क्या करना है कि आपको दो जगह फिगर डालनी है। एक लमसम कैलकुलेटर में डालिए कि आज अगर उस पॉलिसी को मैं सरेंडर कर देता हूं, उससे मिलने वाले पैसे को लमसम इन्वेस्ट कर देता हूं किसी म्यूचुअल फंड में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न केवल 10-12% का डाल दीजिएगा, ज्यादा मत डालिएगा, 10% का 12% का डाल दीजिएगा, प्लस जितने साल बचे होंगे डालिएगा। एक कैलकुलेशन ये जितना पैसा आएगा। इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है कि जो बाकी बची हुई किस्तें हैं आज के 5 साल बाद की, 6 साल बाद की, वॉट एवर द इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे, उस इंस्टॉलमेंट को SIP करिए अगले 5 साल तक के लिए। यहाँ पे जाके SIP अमाउंट में डाल दीजिए, मंथली कितना होगा, मान लो 50,000 साल का देते हैं तो उसको मंथ में कन्वर्ट करके कितने साल के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे भी 10-12% डाल दीजिए। अब ये दोनों को एक साथ रखिए। अगर इसमें सेकंड वाला जो केस है जिसमें मैंने आपको बताया, ये कम से कम आप देखें 40%, 50%, 60% का डिफरेंस है, तो तुरंत अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दें और उस पैसे को अच्छी जगह लगा दे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास अपनी एक टर्म इंश्योरेंस होगा, जो हर इंडियन के पास एक मेडिकल इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन बाकी जितने भी पॉलिसीज हैं उसकी कैलकुलेशन ये जरूर करें। हाँ, अगर कोई पॉलिसी आपकी 1-2 साल में खत्म होने वाली है तो उस पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस केस में जो आपका जो वो अमाउंट होगा, पॉलिसी का अमाउंट वो ज्यादा आएगा, ऑलरेडी आपने टाइम वेस्ट किया हुआ होगा। तो प्लीज इस तरह की कैलकुलेशन अपने पोर्टफोलियो में जरूर करें, जरूर करें। अदरवाइज
आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न बना के नहीं देगा। जो सबसे बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं, हमारे पास कोई लैंड पड़ा है, हमारे पास कोई बिल्डिंग पड़ी है, हमारे पास कोई ऐसा बेड पड़ा है जिसका कभी यूज नहीं करना, लेकिन वो स्टोर में पड़ा हुआ है, वो घर को। प्लीज उन सब चीजों से जितनी जल्दी आप एग्जिट करेंगे, वास्तुशास्त्र कहता है ऐसा कोई भी चीज जो आपके यूज की नहीं है, उसे आप जितनी जल्दी निकाल देंगे उतना अच्छा होगा। फाइनेंस भी यही कहता है, इकोनॉमिक्स भी यही कहता है, साइकोलॉजी ये ऐसा नहीं कहती। साइकोलॉजी इमोशंस के साथ आपको ऐड करके रखती है। ये मेरे पापा के दहेज में मिला हुआ स्कूटर है, चाहे वो खड़ा होगा कहीं पे, तो थोड़ा सा उस साइकोलॉजिकल माइंड से बाहर आएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। प्लीज अपने एक एक शेयर को अपने सामने रखें, उससे कंपेयर कर हर शेयर को। कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूं, आप मेरे पास 10 शेयर है, मैं उसको ये नहीं देखता मैंने कितने में खरीदा था। प्लीज जब भी आप शेयर को इस चीज से देखेंगे कितने में खरीदा था, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सही डिसीजन लेने का तरीका है आज कितने का। आज ये शेयर, सपोज मैं बात करता हूं, आपसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं बात करता हूं रिलैक्सो का। रिलैक्सो आज कितने का है मैं तो देखा नहीं है, कोई बता सकता है क्या जल्दी से, रिलैक्सो कितने का है? रिलैक्सो कितने का है, कोई बता? 740। 740 का है। 740। सपोज आज रिलैक्सो के लिए क्या मैं 740 रुपए दूंगा? क्या मैं देने को तैयार हूं? अगर आप देने को तैयार है तो रिलैक्सो को रखिए। और लगता है नहीं आज रिलैक्सो 740 में महंगा है, एज कंपेयर नेस्ले जो है 2200 2200 समथिंग में सस्ता है, तुरंत रिलैक्सो को बेचिए। हर 3 रिलैक्सो पे एक नेस्ले मिलेगा, रिलैक्सो को बेच के नेस्ले खरीदिए। तो प्लीज डू नॉट कंपेयर योर पोर्टफोलियो विद द पास्ट कि हमने कितने में खरीदा था। आज आपका पोर्टफोलियो ये है, यही आपका पैसा है, और जो भी आपका लॉस है उससे टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि अल्टीमेटली रिलैक्सो हो सकता है कि 700 से 1000 होने में टाइम लग जाए, लेकिन आपका नेस्ले जो है वो आपका 2200 से 2800 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और ऐसा आप लोगों ने पास्ट में बहुत देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप रिलैक्सो बेच दे और नेस्ले खरीदे, दीज टू शेयर्स आई हैव टेकन एज एग्जांपल। आप हर शेयर को ऐसे कंपेयर जरूर करें। प्लीज म्यूचुअल फंड वाले जिनके म्यूचुअल फंडों ने 50-50% का रिटर्न दिया है पास्ट में, प्लीज उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। देखें कि अगर आपके म्यूचुअल फंड में वो वाले शेयर हैं, आरवीएनएल म्यूचुअल फंड को कैसे इवेलुएट करते हैं, इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। कैसे हम उसके शार्प रेशियो देखते हैं, कैसे हम उसका बीटा देखते हैं, अल्फा देखते हैं। लेकिन आसान तरीका बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड में जाएं, देखें ऐसे शेयर जो अगर उस फंड के मैनेजर के पास, उसका फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो आ जाएगा आपके सामने, उसके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर हैं जो पिछले 1 साल 2 साल में 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना हो गए हैं। प्लीज उस म्यूचुअल फंड को तुरंत सरेंडर करके दूसरा म्यूचुअल फंड खरीदे। कोई दिक्कत, मैं नहीं कह रहा म्यूचुअल फंड खत्म कर दे, पैसे देके एंजॉय करें आपको, लेकिन सपोज कोई एक फंड मैनेजर है, वो मोमेंटम लेके चलता था, उसके पास कोचिंग से प्यार पड़ा हुआ है, आरबीएनएल पड़ा है, आईआरएफसी पड़ा हुआ है, भेल पड़ा हुआ है, बेल पड़ा हुआ है, इस तरह का उसके पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब अब इन शेयर्स में तो करेक्शन देखो होना है, मानो चाहे मत मानो, दुनिया का सिंपल सा नियम है। कोई भी एबनॉर्मल रन नहीं होगा चल सकता, एबनॉर्मल रन जहां हो गया उसमें करेक्शन आनी ही आनी है। बहुत बार मैं आप लोग को ये बात बता चुका हूं, नहीं मानते। इंसान मानता तभी है जब उसके साथ हो जाता है। अब मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, सर अब क्या करें। मैं बार बार एकदम क्लास में कहता था कि जब शेयर्स ये नीचे जाएंगे आप इनको बेच नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि अब सर्किट लगा होगा, लेकिन हमारा एक इमोशन होता है। आपने अगर आईआरएफसी को अगर आपने आईआरएफसी को एक बार देख लिया 230 में, अब आपको उसको 130 में बेचने में डर लगता है नहीं, आपका लगता है एक लालच होता है कि नहीं ये दोबारा 230 जाएगा तो मैं बेचूंगा। जाएगा नहीं जाएगा, आप इसको आज के रेट से जस्टिफाई करिए, क्या ये सही रेट पे है। आपको पता नहीं होगा, मैंने अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, क्लासेस दी थी कि ये शेयर्स ऐसे हैं कि जब आप बेचना चाहोगे तो आप बेच नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, ये आपको डराएगा। तो प्लीज आप कभी भी ये कल्पना ना करें कि ये 180 जाएगा 190 जाएगा। अगर आज आप इसको बेच रहे हैं 130 में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जी मैं भी रिलायंस जो है
3800 वाला 2700, सॉरी 3100 वाला 27 में खरीद रहा हूँ। मैं HUL 28 वाला जो है वो 23 में खरीद रहा हूँ, 22 में खरीद रहा हूँ, जो भी होगा। लेट मी सी। मैं तो रोज बेसिस पे इसलिए देखता भी नहीं हूँ कि हाँ क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये आपका HUL जो ये जो फॉल है, ये रिकवर करने का बहुत क्षमता रखता है। इसका 20 साल का हिस्ट्री अवेलेबल है, इसके प्रोडक्ट्स आपके घर में अवेलेबल है, आप इसको देखें। लेकिन RVNL के साथ क्या होगा, IRFC के साथ क्या होगा, कोचिन शिपयार्ड के साथ क्या होगा, बेल के साथ क्या होगा, बेल के साथ क्या होगा, किसी को नहीं पता। सच्चाई है, किसी को नहीं, माने चाहे ना माने। प्लीज आप अपॉर्चुनिटीज को देखें। मैं नहीं कह रहा, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, ये जो फॉल है, इस फॉल को ऊपर जाना बहुत आसान है। आप देखें ऐसा पास्ट में, आपको समझ में आ जाएगा। इन फॉल्स को ऊपर जाना बहुत आसान है, क्योंकि ये मार्केट के फॉल हैं, ये शेयर्स के फॉल नहीं है। दीज आर द फॉल्स ऑफ मार्केट। मार्केट नीचे आई है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी ये ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा आपको रिलायंस में दिखेगा, ऐसा आपको बजाज फाइनेंस में दिखेगा, एशियन पेंट में दिखेगा, HDFC में दिखेगा। लेकिन लेकिन क्या ऐसा आपका RVNL में भी होगा? पता नहीं। मैं सच्चाई बताऊं, पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि मुझे RVNL में एबनॉर्मल रन दिखाई देता है, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर स्टॉक में एबनॉर्मल रन हुआ है तो उसका तो अब ये एबनॉर्मल रन इस वाले को केवल कवर करके ऊपर जाएगा थोड़ा सा, या इस वाले एबनॉर्मल रन को भी कवर करेगा, या इस वाले ये तीन मुझे एबनॉर्मल रन दिख रहे हैं अभी तक। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस नॉर्मल रन को कवर करने भी आ जाए, बिकॉज मैंने तो पास्ट में इस तरह के शेयर्स को देखा है। 25 साल की मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी यही बताती है। अगर आपको देखना है तो इस तरह के शेयर्स मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे कि ये जब शेयर्स फंसते हैं तो पता चलता है जीवन भर, जीवन भर। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 1999 से 90, ये जब ये पैसा किसी का 11 रुपए से और 70 रुपए हुआ होगा ना, 7 गुना, तो लगा होगा उसको कि पता नहीं क्या हो गया, उसने जीवन में क्या कमा लिया। और फिर ये नीचे आया होगा थोड़ा, वैसा ही जो आज हो रहा है RVNL में, ऐसा ही कुछ है। तो फिर उसने सोचा होगा जब ये ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा। ये ऊपर ऊपर 5 साल तक ऐसे ही रह गया। फिर ऐसा ही एक फेज आया, फिर ऐसे ही रह गया, फिर ऐसा ही एक फेज आया, फिर ऐसे ही आ गया, और फिर ऐसा ही एक फेज आया हुआ है। ये कहां तक नीचे आएगा कुछ नहीं पता। ये ऐसे शेयर होते हैं कि 1999 में भी 30 रुपए का था, और पता चलेगा 2016 में भी 30 रुपए का था। तो प्लीज इनसे आप जितना दूर रहेंगे खुश रहेंगे। इकोनॉमिक्स के टीचर, बिजनेस स्टडी के टीचर, अकाउंट्स के टीचर, कॉमर्स के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर मेड फॉर सोशल वेलफेयर। उनका ऑब्जेक्टिव है समाज में अच्छा काम करने के लिए बनाना। उनका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। डिफरेंस बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। लेकिन शेयर खरीदते हैं तो सोचते हैं कि हम इसी से प्रॉफिट कमाएंगे। जिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो आपको प्रॉफिट बना के कहां से देगी? आपको इस बात को समझना होगा। अगर देश में कुछ हुआ तो हमारी जो सरकार है वो इनसे काम दूसरे तरह का करवाने लगती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ITI को कुछ साल, अभी केवल 3 साल पहले ही पता चला, PPP किट बनाने को बोल दिया कि हाँ जी आप बनाइए, जी कोरोना आया हुआ है, आप बनाइए, इतना सप्लाई कीजिए। तो करना पड़ता है उनको। किसी को कुछ तो SBI को कहते हैं कि आप जनधन अकाउंट खोलिए। अब जनधन अकाउंट खोलने में सारे SBI के लोग लग गए, वो कहां से प्रॉफिट कमाएंगे? आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको उन शेयर से, हाँ, इन शेयर्स का एक बहुत अच्छी खासियत होती है। इसे हम कहते हैं कि जब भी आपको, मैंने आपको ट्रेडिंग का कंसेप्ट बताया हुआ, जो लोग शुरू से मुझे फॉलो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर में ट्रेड करता हूं। और सिंपल ट्रेड बता दे रहा हूं, अगले 15 साल, अगर आपके लाइफ में 15 साल 20 साल जितना लाइफ बचा हो, ध्यान रखिएगा कभी पब्लिक सेक्टर में आपको लॉस नहीं होगा, होगा ही नहीं लॉस। जैसे मैंने अपने IPO का रूल बताया है, जो लोग मेरे मेंटरिंग में है उनको पता होगा। अभी वॉरी एनर्जी के IPO के बारे में उनको मैसेज जरूर आया होगा। है कोई मेंटरिंग वाला भी दिख रहा है? आया है सर? सर आया था। ये यस आया सर। था। यस सर, यस आया सर था। आया। और सर आपको आपको 2 लाख का एप्लीकेशन लगाया था, 1 और करोड़ मिला हुंडई है। के बारे में, हुंडई के भी बारे में आया था। आया था सर। क्या आया था? दोनों के बारे में बताइए, क्या आया था, किसके बारे में?
हुंडई के बारे अवॉइड में तो करने को नो बताया आया था, था सर, वारी इसके अप्लाई बारे करने में के लिए बताया बताया था था। आपने। आया था। तो अब आपको समय आएगा तो पता चल जाएगा क्या होगा। मैं नहीं कह रहा कि हर समय मैं सही होऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रूल्स में फॉलो करता हूं, और जब मैं रूल्स फॉलो करता हूं तो 99 टाइम्स ये होता है वो सही होता है। जब आप इमोशंस फॉलो करते हैं, टीवी फॉलो करते हैं, न्यूज फॉलो करते हैं, तो आप गलतियां होने लगती है। आपको रूल फॉलो करना है। वारी एनर्जी मुझे पता भी नहीं क्या कर रही है, क्या है, मुझे मतलब नहीं। मैंने ये देखा कि हाँ जी 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया, मुझे पता है कि आईपीओ। मैंने एक सिंपल रूल बताया कि व्हेन एनी आईपीओ इज सब्सक्राइब मोर देन 3 टाइम्स इन पब्लिक डोमेन, जो रिटेल वाला है वो आपका 3 गुना से ज्यादा अगर सब्सक्राइब हो गया, आप चुपचाप उसको अप्लाई कर दो, आपको नुकसान नहीं होगा। ये रूल मैंने बताया हुआ, यही मैं फॉलो करता हूँ, काम खत्म। मुझे लोग पूछते हैं सर इसमें अप्लाई करें, इसमें नहीं करें, क्यों करना है रूल? आप अपना एक रूल बना लो। मैं नहीं कह रहा आप 4 गुना का रूल बना लो, 5 गुना का रूल बना लो, आप 2 गुना का रूल बना लो, उसको फॉलो करो। देखो अगर 2 गुना में कई बार आपको नुकसान होता है तो आप उसको बढ़ा के 3 गुना कर दो। 3 गुना में नुकसान होता है उसको 4 गुना कर दो। एक कहीं ना कहीं तो रूल को बनाना पड़ेगा। जब आप रूल नहीं बनाओगे किसी चीज का, और मैं केवल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं, आप पी पे रह सकते हैं, किसी और चीज पे रह सकते हैं, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेम वे मैं जो पब्लिक सेक्टर में रूल फॉलो करता हूं, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब लोग जानते हैं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। पब्लिक सेक्टर का मेरा एक सिंपल सा रूल है, जब भी पब्लिक सेक्टर के शेयर, जब भी पब्लिक सेक्टर के शेयर अपने बुक वैल्यू के 1/3 के आसपास आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आईटीआई का शेयर, भेर का शेयर, बेर का शेयर, टिटागढ़ का शेयर, एसबीआई का शेयर, पीएनबी का शेयर, ये जो अच्छी कंपनियां पब्लिक सेक्टर में है, उसमें भी नहीं कि पता चला कि के आई ओ शेयर खरीद लिया। मैं के आई ओ शेयर कभी नहीं खरीदूंगा, वो पब्लिक सेक्टर होते हुए भी। अच्छे कंपनियां, ओएनजीसी जैसी कंपनियां, आईओसी जैसी कंपनियां, बीपीसीएल का जैसी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, और वो पब्लिक सेक्टर में है, जब वो अपने बुक वैल्यू के 1/3 पे मिलती हैं, यानी शेयर की बुक वैल्यू है 100 रुपए और शेयर मिल रहा है को 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए में, तब मैं उसे खरीदता हूं। और जब वो बुक वैल्यू के आसपास जाने लगती है, तब मैं उसे बेच देता हूं। जो लोग 3 4 5 साल 6 साल से मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा, ऐसा ही हमने यूको बैंक में किया, पीएनबी में किया, एसबीआई में किया, बहुत सारे शेयर्स में हमने ऐसा किया है पास्ट में। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता होगा। अदरवाइज शेयर कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा रूल रूल पब्लिक सेक्टर को फॉलो करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। जब पब्लिक सेक्टर का पर्पज ही वेल्थ क्रिएशन नहीं है, यानी मैं उससे वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। अब क्योंकि मैं मार्केट में हूं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मुझे कहीं मिलती है तो उसको मैं कैसे अवेयर करूं, तरीका क्या है? जब पब्लिक सेक्टर का शेयर बुक वैल्यू के 1/3 के आसपास आ जाए, उसे बाई करो। और जब बुक वैल्यू के आसपास से चला जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी पास्ट का लेटेस्ट एग्जांपल सबको पता है, हमने 30, 32, 35, 36 में बहुत पीएनबी खरीदा है। याद किसी को, कोई है जुड़ा हुआ जो यस सर। है? यस सर, पीएनबी यस। यस। खरीदा, हाँ जी सर, और खरीदा। कुछ 96, 97 ऐसे कहीं जाके उसको बेच दिया था। ठीक है, अब बेच दिया, उसके बाद वो 120 गया, लोगों ने कहा सर आपने 96 में बेच दिया, ये किया वो किया, बेच दिया। उसके बाद आज 6 महीने हो गए उस बात को, या 1 साल हो गया, दोबारा वो पता चला 95, 96 पे आज भी आ गया, 120 से 135 जाके फिर आ गया। क्योंकि वो जो ऊपर नीचे कर रहा है उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरा रूल मैंने एक बनाया हुआ है कि 1/3 के आसपास मिलता है, और फिर मैं 1 2 साल रख लेता हूं, तो मैंने देखा है कि वो अपने बुक वैल्यू पे जा रहा है। अपने बुक वैल्यू जाता है यानी वो 3 गुना हो जाता है, 1/3 पे मिल रहा है। अब मेरा शेयर अगर 2 साल में, 3 साल में 3 गुना होता है, तो इससे अच्छा रिटर्न क्या हो सकता है? इसलिए मैं उसको खरीद लेता हूं। तो मैं पब्लिक सेक्टर को, अब हो सकता है आज के 4 साल 5 साल बाद दोबारा और ये साइकिल पब्लिक सेक्टर के शेयर में होती रहेंगी आपके जीवन में, डिपेंडिंग अपॉन कितने डिकेड आप ट्रेडिंग करते हैं, उतने डिकेड में आपको, हर 1 2 डिकेड में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काम खत्म। तो ये मैंने आपको एक रूल बताया कि यू हैव टू डू रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जब भी आप इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, इमोशंस बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे, जैसे अभी वैद जी ने बताया ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो इमोशंस है। सब भाई, हमारा ये पैसा है, इतना लगाना है। मेरे को अगर सब अच्छा, मान लो मेरे को 50 शेयर अच्छे लग रहे हैं, मान लो, ये कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं 50 शेयर को उनके पॉजिटिव कैरेक्टर के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। मैं उसके बुक वैल्यू को कोई रेटिंग दूंगा, मैं उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को कोई रेटिंग दूंगा, मैं उसके पास्ट चार्ट पैटर्न को रेटिंग दूंगा, और उसके बेसिस पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा, और टॉप के 25 खरीद लूंगा, काम खत्म।
हो सकता है तो कि मेरे को 50 अच्छे लग रहे हो लेकिन मैं टॉप के 25 खरीदूंगा। तो आपको अपने रूल बनाने पड़ेंगे कि हाँ जी, मैं इसकी वैल्यूएशन को 5 रेटिंग देता हूं, मैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को 5 रेटिंग देता हूं, मैं एबनॉर्मल चार्ट पैटर्न को इतनी रेटिंग देता हूं। उसके बेसिस पे आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आज के टाइम पे आप निफ्टी 50 की कंपनियां देख लीजिए, लगभग 40 कंपनियां आपकी ऐसी है जो इतने अच्छे वैल्यूएशन पे, पूछिए मत, इतने अच्छे वैल्यूएशन पे पूछिए मत। लेकिन आप सब तो नहीं खरीद सकते ना। इसलिए इमोशंस में अभी सब जितने भी मैसेज आज मेरे पास आए हुए हैं, जितने भी मैसेज आए हुए हैं, हर मैसेज को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आता है, दिस इज ऑल अबाउट ग्रीड। सर ये इतने में आ गया, ये इतने में आ गया, ये इतने में आ गया, क्या करें? अरे क्या करोगे? पैसे कहां से लाओगे? मैं तो कुछ आज मैंने कुछ नहीं खरीदा, कहां से रोज थोड़ा पैसे आ सकते हैं? तो और जब शेयर ऊपर जाने लगता है, जब मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को 158 में बेचने को कहा कि भाई बेच दो, सर ये तो और ऊपर जा रहा है, क्यों बेच दें, ऐसा करें मत बेचो, 136 में आ गया दोबारा। तो आपको रूल अपने बनाने पड़ेंगे कि भाई ये रूल पे आया तो मुझे बेचना है। अब कल वारी एनर्जी के आईपीओ को मंडे को ट्यूजडे को क्या करना है मुझे नहीं पता, मैं तो वैल्यूएशन देखूंगा, उसको उस सेक्टर के बाकी शेयर से कंपेयर करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि वो महंगा ओपन हुआ है तो मैं उसे बेच दूंगा, और अगर लगता है सस्ता ओपन हुआ है तो मैं उसे रखा रहूंगा। काम खत्म। मेरा रूल ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स से मैं ओपनिंग डेट पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर से कंपेयर करता हूं, लेकिन आईपीओ के टाइम पे मैं उसके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखता हूं। काम खत्म। तो प्लीज मेक योर रूल्स, राइट इट। आपके पास दो चीज हमेशा होना चाहिए, पहला आपके रूल्स, दूसरा आपके सेलेक्टेड शेयर्स, वो लिस्ट होनी चाहिए। भाई मैं इनमें से कोई खरीदूंगा, इनमें से शेयर जब ये रूल को फॉलो करेंगे मैं खरीद लूंगा। दिक्कत क्या है, हर तीसरे दिन आप एक नए रूल पे आ जाते हैं और हर चौथे दिन आपको एक नया शेयर मिल जाता है। यहां दिक्कतें हैं। प्लीज उनसे अपने आप को बचाइए। जितना आप बचाएंगे आप खुश रहेंगे। प्लीज नए साल की शुरुआत नए तरीके से करिए। कबाड़ी को बेच दीजिए, निकाल दीजिए, अच्छे शेयर्स को रखिए। मैं लोगों के पोर्टफोलियो ने पिछले साल 40% का रिटर्न दिया, मेरे पोर्टफोलियो ने 20-22% का रिटर्न दिया, और मैं लाइव क्लास में 10 बार बता चुका हूं। और वो 22% वाला अब शायद मेरे समझ से वो मेरा 17% या 18% पे होगा, जो लास्ट ईयर का मैं रिटर्न बता रहा हूँ। लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज क्यों? क्योंकि मेरे 40% से अगर वो 20% होता तो मुझे बहुत दुख होता। मुझे बहुत दुख होता। मैं वैसा पोर्टफोलियो मेंटेन ही नहीं करता। मैं अपना पोर्टफोलियो आराम से, मेरा जनरली मैंने कई बार बताया है, पच्चीस मैं 18 साल का रिकॉर्ड 19 साल का देख पाता हूँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, तो मेरे को 17, 18, 19% का सीएजीआर मिल रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे 40% का नहीं मिल रहा है। ये लाइव क्लास है, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। कोई मुझसे जुड़ के ये ना सोचे कि मैं आपका पोर्टफोलियो 50 गुना करूंगा, नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं बताता हूं, अगर आप इक्विटी सीख लेंगे तो जो पैसा, मैं तो कहता हूं आप अपने पैसे को आगे लगाना चाहते हो लगाइए। जो पैसा आप एफडी में रखते हैं, जिसपे आप 5% का रिटर्न कमाते थे, 6% का रिटर्न कमाते थे, उतने पैसे को मेरे रूल के हिसाब से इक्विटी में करके आप उस पर 12% का कमाइए। जब आप इक्विटी में आए तो आपको 40% क्यों कमाना? जो पैसा आपको लगता था एफडी में रखते, उतने ही पैसे को आप इक्विटी में लगाइए। उससे आप अच्छे वाले शेयर खरीदिए, पड़े रहने 2, 4, 5 साल 10 साल उसको रखिए। एक अगर आपने 6 महीने पहले टीसीएस खरीदा है तो आज क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जिसने भी 1, 1.5 साल पहले टीसीएस खरीदा 3,000 के रेट में, उसको वो आज भी पायर फील्ड में और एंजॉय कर रहा है। जिसने इन्फोसिस खरीदा वो आज भी एंजॉय कर रहा है। जिसने नेस्ले खरीदा, 17, जो लोग जुड़े होंगे प्लीज कोई बताइए, वो उस समय 1000 में होता था, 17-18 हजार के आसपास। याद है किसी को नेस्ले का रेट? हाँ जी सर, 16 या 17, मतलब वो 10 टाइम्स हो गया था ना। हाँ, तो तो हमने उसको 1600 का खरीदा, शायद अब उसको रखे हुए हैं। बिक आज जाता। आज वो 2300 में दिख रहा है हमें। ठीक है, वो 2700 से 2300 या 2600 से 2300 आ गया, हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने वैल्यूएशन के बेसिस पर खरीदा ठीक ठाक। थोड़ा और ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो 1700 भी आ जाए तो हम और खरीद लेंगे। काम खत्म। हमें पता है उसका सही रेट क्या है। हमें वैल्यूएशन वैल्यूएशन आपको समझना, अच्छा शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे ही खरीदना है। भाग रहा है उस पर नहीं खरीदना। नाउ मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया। एक शेयर मैं आपको दिवाली पे दूंगा अभी, और मैं दिवाली पे इस बार नहीं हूं। मैं इस बार अपने देश के जवानों के साथ दिवाली मनाऊंगा नागालैंड के बॉर्डर पे। तो आज मैं आपको दे के जाऊंगा, तो प्लीज उसको देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, खरीदेंगे नहीं, देखेंगे। मैं खरीदूंगा, मैं अपना बता दे रहा हूँ कि मैं उसको दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग पे उसको खरीदूंगा। तो मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट फिर हो सकता है वो शेयर आज के 6 महीने बाद लॉस करे, लेकिन
आप लोग देखिएगा जरूर, कभी 1-2 साल बाद। अब 4 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 साल बाद बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो शेयर कहाँ जाएगा। तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन अगर किसी के मन में है तो पहले पूछे, फिर मैं अपने दिवाली पे जाऊँ। किसी के मन में कुछ भी। विवेक जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसमें दो कैटेगरी रहती है, एक नॉर्मल वाली और एक चेन्नई वाली। हाँ एक में 15,000 का होता है, एक में 2 लाख का मोटा मोटी होता है। तो हाँ मान लो कोई शेयर 15 टाइम्स वो हो गया, हाँ। चलो 3 टाइम करते हैं, 3 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो उस केस में अगर कोई एचएनआई में अप्लाई करता है, प्रोबेबिलिटी वाइज किसकी, मतलब इक्वल ही रहेगी ना प्रोबेबिलिटी तो? सर मैं सच्चाई बताऊं, मैंने कभी एच एन हाँ। की कैटेगरी में अप्लाई किया ही नहीं। मेरे घर में मेरे ठीक पास है। 5-6 डीमेट अकाउंट हैं। मेरे हम्म। नाम से, मेरी वाइफ के नाम से, मेरी मदर के नाम से, मेरे सिस्टर के नाम से, ऐसे करके 5-6 अकाउंट हमने रखे हुए हैं। और उसको हम आईपीओ में ही यूज करते हैं। तो सब में हम वही 15-15 15 हज़ार का, 14 हज़ार का लॉट लगा देते हैं। मिल जाता है, जैसे वारी का आई थिंक 9-9 शेयर के 2 लॉट मिले हुए हैं हमें। तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। आईपीओ के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट रखा हुआ है, और वो पैसा हर साल मेरा डबल हो जाता है। क्योंकि 5-7 आईपीओ में अप्लाई करता हूँ, अच्छे वालों में 1-2 उसमें से मिल जाते हैं। जो पैसा आईपीओ के पर्पज के लिए रखा है, वो पैसा हर साल डबल हो जाता है। क्योंकि कोई भी अच्छा आईपीओ मिल जाता है तो डबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पैसा मिल गया था 2 अकाउंट में, वो पैसा मेरा डबल हो गया। तो जनरली ऐसा हो जाता है, उससे ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, आईपीओ से आप राजा नहीं बन सकते। आईपीओ में कितना, 14 हज़ार 15 हज़ार पे आईपीओ आपको राजा, या 2 लाख, वो आपको राजा बनाएगा। आपको एक अच्छा शेयर उसको होल्ड करेंगे तो आईपीओ किसी को राजा नहीं बना। आप मान लो आपको किसी को आईपीओ निकल गया, वारी एनर्जी का 14 हज़ार उसने लगाए थे, वो 50 हज़ार हो गए, उससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए। कोई जो 14 हज़ार रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सर। रहा है, उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसको कंपेयर नहीं किया, और न कभी वो दोनों में अप्लाई किया। मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज एचएनआई का जो अच्छे शेयर होते हैं, वो तो एचएनआई वाले जो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग कहाँ कंपटीशन दे पाए। सुमित गुप्ता जी। और मान लो कि सुमित गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर हैप्पीएस्ट माइंड का मैंने देखा था, गैप उसमें बन रहा था। तो अच्छा। उसी पे ही मैंने ट्रेड किया था उसका। वो बार बार उसी रेट, मतलब 700 की रेंज के आसपास ही घूम रहा है वो। बस सर, क्या होता है, समस्या क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड पे के शेयर में हर कोई सिक्का जी के नाम पे पैसा लगाना चाहता है। जी। सिक्का जी चला रहे हैं उसको। अब सिक्का जी के पास 30 साल का हिस्ट्री किसी ने देखा, देखा जी हाँ जी, सिक्का जी XYZ कंपनी में थे, और वो कंपनी 30 गुना हो गई। अब हैप्पीएस्ट माइंड को आए हुए अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुआ, और 700 में है, घबरा गए। प्लीज अगर आपको देखना है तो प्लीज मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर ऐसा डिसीजन किसी ने, मान लीजिए इन्फोसिस या चलिए टीसीएस, इन्फोसिस ले लीजिए। इन्फोसिस में अगर उसके स्टार्टिंग में, लाइफ के जब उसकी जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी, अगर इस तरह का आप डिसीजन लेते, तो क्या आप पैसा बना पाते? वो शेयर जो है, कई दिनों तक, कई सालों तक वही 3-4-5 रुपए में घूमता रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। या आप टाइटन को ही ले लीजिए, छोड़िए और कुछ नहीं, टाइटन को ले लीजिए, दुनिया का सबसे अच्छा शेयर लोग कहते हैं इसको। इसको आप देखिएगा तो पता चलेगा कि बहुत सालों तक वो शेयर वहीं कहीं घूमता रहा। तो आपको अगर समझ में आता है हैप्पीएस्ट माइंड के कंसेप्ट, अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड एज अ शेयर समझ में आता है, तो प्लीज, इस ये 1-2 दिन वाली कहानी नहीं होती। ये जो 1-2 दिन में राजा बनने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस एबनॉर्मल रन में पैसे गंवा दिए। बार बार, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इस एबनॉर्मल रन की बात बता चुका हूँ। ये एक एबनॉर्मल, दुनिया में अगर किसी को थोड़ा सा भी चार्ट पैटर्न का अंदाजा है, थोड़ा सा भी चार्ट पैटर्न जानता है, तो उसे ये एबनॉर्मल दिखता, और वो अपना पैसा नहीं गंवाता। अगर हैप्पीएस्ट माइंड एज अ कंसेप्ट, एज अ बिजनेस आपको समझ में आता है, अपने पोर्टफोलियो का 2%, 3%, 4% लगाइए, और अगले 10 साल के लिए भूल जाइए इसको। फिर आपको समझ में आएगा, तभी आप ऐसे 2-4-5 आइडियाज लेके आप लगा देंगे। तभी आप कोका कोला पकड़ पाएंगे, तभी आप हैप्पीएस्ट, मान लीजिए इन्फोसिस पकड़ पाएंगे, तभी आप मारुति पकड़ पाएंगे, तभी आप टाइटन पकड़ पाएंगे। आप सोचे कि जो कंपनी 2021 में रजिस्ट हुई, और
2023 में वो आपको कुछ कर दे, तो वो तो कहाँ होती है, वो वही होती है जो आपको IRFC जैसे शेयर होते हैं। वो पता चलता है कि हाँ जी एक दिन में पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ आज के, गारंटी, इसके शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ आज के 10 साल बाद आपको ये शेयर मैं कहीं 30-40 रुपए में दिलवा, 10 नहीं होगा तो 12 होगा, 12 नहीं होगा तो 8 होगा, काम खत्म। सरकारी कंपनियां ऐसे ही काम करती। और मैं ONGC जैसी कंपनियां, टॉप कंपनियां जिसे कहते हैं ना, उनको देख चुका हूं। तो IRFC कौन से कहते हैं ना, किस खेत की मूली है, किसी खेत की मूली नहीं है उन कंपनियों के सामने। तो प्लीज इन चक्करों में ना पड़े। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो ऐसे जो आपने कंपनी ढूंढी है, मैं अच्छी है बुरी है उस पर नहीं जाता, लेकिन आपको लगता है तो थोड़ा सा पैसा लगा के 10 साल छोड़िए, आपको समझ में आएगा। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने एक सही शेयर पकड़ लिया, सपोज आपने एक शेयर अच्छा पकड़ लिया और उसमें 1 लाख रुपए लगा, मित्र ये ध्यान रखना, आपका नुकसान 1 लाख का हो सकता है, लेकिन आपका फायदा कितने का होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। 1 लाख कब वो 1 करोड़ हो जाएगा या 10 करोड़ हो जाएगा या 20 करोड़ हो जाएगा, पता ही नहीं है कितना हो जाएगा, लेकिन नुकसान केवल 1 करोड़ का, 1 लाख का होगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड है, जब बिजनेस समझ में आता है, तो खरीदिए, रख दीजिए 10 साल के लिए, काम खत्म। वो 1-2 दिन में कुछ नहीं करना। अक्षय सर मैं शर्मा, मैंने तो सर उसमें सिर्फ एक गैप देखा था। वैसे ही बताऊं ठीक तो है, आपको एक ये गैप ट्रेडिंग, लिखता, ये मुझे ट्रेडिंग लगा वाली शायद कंपनियां गैप नहीं है लिख सर, ये लिया। सब ट्रेडिंग वाली कंपनियां नहीं है। ट्रेडिंग वाली कंपनियां लेनी है तो बहुत सारी आपको, यस बैंक, वोडाफोन, ये सब मिलेंगी, उनमें करिए ना ट्रेड, ये सब कंपनियां। राइट सर। हाँ, अक्षय शर्मा जी। सर गोल्ड को लेके आपका क्या व्यू है, जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस डेली रेज हो रहे हैं? सर आप आज ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिस दिन सीतारमन जी ने टैक्स घटाया था, और मुझसे जुड़े हुए कई लोग कहते थे सर आपने क्या किया, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदवा दिया। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है और खरीद लो। कोई है जुड़ा हुआ जो बताएगा इस बात को? उस दिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सारे 8-8 10-10% गिर गए थे, याद है किसी को? बोलिए जल्दी से। गोल्ड के ऊपर सर बताया था आपने। बताया था ना। ये अभी डाउन तो हुआ है, टैक्सेस घटाए, लेकिन आगे कोई ना कोई करके ही फिर बढ़ाएंगे आगे। तो प्लीज, जिसने है, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे मात्रा में गोल्ड है। गोल्ड मतलब मैं ज्वेलरी नहीं खरीदता, सबको पता है, तो मैंने रखा हुआ है। और मुझे गोल्ड पे मुझे लगता है कि हाँ, आपके पोर्टफोलियो का, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज, आपकी एज का कम से कम हाफ, जैसे सपोज मैं अगर मान लो 45 का हूँ, तो 45 का मतलब 20-22%, 18% पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में अगर रखते हैं तो अच्छा हो, रखना सर इस चाहिए। प्राइस पे लेना चाहिए क्या गोल्ड, सर मतलब मेरा गोल्ड पूछने गोल्ड का। गोल्ड एक SIP इन्वेस्टमेंट होती है सर। गोल्ड आप कभी भी, आप किस प्राइस पे लेना चाहिए, आपको SIP करना होता है गोल्ड में। मतलब आप हर साल थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, जब भी वो ओपन होता है, मैं कुछ यूनिट्स उसको उठा लेता हूँ, पांच सर लाख हर के दो। समय थोड़ी खरीद सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। हाँ जी, हर समय। हर समय नहीं खरीद सकते ना। जब मैंने कहा जब भी उसका आता है, साल में ओपन 4 होता बार है। आता है, 5 बार आता है, अभी तो बहुत दिनों से आया नहीं, जब भी आता जी है तो मैं हर बार कभी 4 लाख का, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख का उसको उठा लेता हूँ, रखता रहता हूँ, देखा जाएगा। तो गोल्ड, अगर आप ETF खरीदना चाहते हैं, गोल्ड ETF, अगर आप सिक्के खरीदना चाहते हैं, तो आप हर दिवाली पे, हर दशहरा पे, हर बेटी के बर्थडे वाले दिन, वाइफ के बर्थडे वाले दिन, एनिवर्सरी वाले दिन, कोई भी एक अपना रूल बना लीजिए कि हाँ जी मैं हर बार एक कॉइन खरीदूंगा, रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा। तभी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप गोल्ड के, और कभी अचानक कोई ऐसा रूल आ गया, जैसे आपने देखा था सीतारमन जी ने टैक्स घटाया, ऐसा कुछ हो जाए, तो उस दिन थोड़ा सा और खरीद, बस ये। लेकिन आप ये सोचे कि गोल्ड को कोई प्रिडिक्ट कर देगा कि ये वाला ऐसा होगा, तो उस दिन खरीदूंगा, वो तो चाइनीज जो सेंट्रल बैंक है वो भी नहीं कर पाता। तो अगर मैं कहूं मैं कर दूंगा, तो ये दुनिया के झूठे सब चक्कर में ना पड़े। संजय जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 1-2 मिनट टाइम है सर, हमको ऐसा एक LNT के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके बताते सर हैं मैं LNT। फिर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से, मैं एल नहीं वो एन टेक्निकल एक अच्छा शेयर है, लेकिन डाटा खरीदे नहीं खरीदे, इस रेट पे नहीं, खरीदे। खरीदना नहीं बात सर, वो डाटा थोड़ा एक बार चेक करना था, कैसे चेक करते हैं उसके अच्छा थोड़ा सा। देखिए कैसे चेक करते हैं, हाँ ये आपने पूछा, तो मैं जी आपको सर। बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। आपको देखिए, स्क्रीनर पे जाइए, आप यहाँ पे लिखिए लार्सन एंड टुब्रो,
आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप कंपनी के इंफॉर्मेशन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कंपनी क्या करती है, कंपनी का कितने का मार्केट सर ये कैप पी है। रेशियो सर, इसमें हमको लग रहा था पी रेशियो ज्यादा है कम है, थोड़ा एक बार। ये पी रेशियो हाँ। देखो, दो तरीका होता है चेक करने का, ज्यादा है या कम है। सबसे पहले हमें जब पी रेशियो देखना होता है तो हम उसके पास्ट से देखते हैं, पास्ट में ये कंपनी किस पी पे ट्रेड होती है। पास्ट में ये कंपनी ट्रेड होती है 27 के पी पे एवरेज, आज ट्रेड हो रही है 35 से, तो आज मुझसे आप पूछोगे महंगी दिखे, तो मैं आपको रूल बता सकता हूं कि आज एज कंपेयर टू इट्स पास ये महंगी ना। फिर दूसरा मैं देखता हूं इसके पीएस से। अब एलएनटी के पीएस को अगर मैं देखना चाहूं, एलएनटी के पीएस में कि हाँ जी क्या हो रहा है, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ जी ये इसके पी मुझे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे पी है नहीं तो मुझे पी पहले ऐड करना पड़ेगा इसके पीएस के साथ कंपेयर करने के लिए। लास्ट लास्ट में है हाँ सर, ये लास्ट दिख में। रहा है आपको, तो मुझे दिखता है नहीं जी ठीक है टेक्नो ये तो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है रिलायंस इंफ्रा से कंपेयर करने का फायदा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाकी कंपनियों से मैं कंपेयर करता हूँ कि हाँ जी पी कैसा है, तो मुझे पी कोई बहुत सस्ता नहीं दिखता इफ आई कंपेयर इट विद द अदर कंपनीज। तो मुझे लगता है कि ठीक है देखा जाएगा। मैं मतलब कंपेरिजन देखिए, इट इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग कंपेयरिंग। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट कैप टू सेल्स को कंपेयर करें। मार्केट कैप टू सेल्स को कंपेयर करना बहुत अच्छा, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसको जरूर कंपेयर करें मार्केट कैप टू सेल्स को, बिकॉज तभी आपको उसके ऑर्डर का पता चलेगा, तभी आपको उसके प्रॉफिट का पता चलेगा। तो जी किसी जी। भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए आप लोग को ये रूल बता देता हूँ कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो क्या है। तो अगर मैं मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखता हूँ बाकी कहीं से कंपेयर करता हूँ, तो हाँ 3-4 के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में मुझे कंपनियां दिखाई दे रही हैं अच्छी वाली, और ये 2 के है तो कंपेरेटिवली सस्ती है। लेकिन आज खरीदे नहीं खरीदे दैट डिसीजन यू हैव टू टेक, आई कांट जी टेल सर। यू। 3 वैल्यूएशन मॉडल मैंने आपको बताया, थैंक उन्हें एक पी, एक पीबी और एक मार्केट कैप टू सेल्स। इनमें से जो जहां पे अप्लीकेबल हो, जो भी हमारी ओल्ड एज कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, हम वहाँ पीवी देखते हैं। न्यू एज कंपनीज होती है वहाँ हम पी देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में हम जनरली, एफएमसीजी कंपनी में हम मार्केट कैप टू सेल्स जरूर देखते हैं, और ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों ओके की थैंक मदद कर थैंक। पाया। दिवाली के लिए मैंने बताया था कि इस बार हम दिवाली पे क्या कर रहे हैं, तो इस बार मैं दिवाली पे एक शेयर खरीदने जा रहा हूँ। पता नहीं वो शेयर का क्या होगा, प्लीज आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, नुकसान होगा तो आपका होगा, फायदा होगा तो आपका होगा। मैं शेयर खरीदूंगा और मैं जनरली दिवाली पे एक अच्छा शेयर खरीद लेता हूँ, रख लेता हूँ 2 4 5 साल 10 साल 15 साल, देखा जाएगा जो भी होगा। तो मेरे पास एक शेयर है जिसको मैं कई दिनों से एक्युमुलेट कर रहा हूँ, और उसको दिवाली पे और एक्युमुलेट करूंगा। उस शेयर का नाम है एस्ट्रल पाइप। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने रियल एस्टेट सेक्टर का पिछले 5 साल में डेटा देखा है, जब मैं पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। आज का एक डेटा आपको बता दे रहा हूँ कि रियल एस्टेट कंपनी को लेबर नहीं मिल रही, मतलब इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि उनको मिस्त्री नहीं मिल रही, कारपेंटर नहीं मिल रहा, टाइल वाला नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति हो गई है पूरी इकोनॉमी में। हमारी हमारी इकोनॉमी की स्थिति है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, और शायद आप में से कोई अगर इस समय कंस्ट्रक्शन करवा रहा हो अपने घर के आसपास, तो हाँ जी लांबा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या ये ऐसी सिचुएशन सही है ये मार्केट में? सर स्कूल में काम लगा था, 4 महीने से लेबर ढूंढ रहा हूँ। बस, तो ये मैं आपको डेटा, इकोनॉमिक्स टाइम्स का डेटा बता रहा हूँ। इस समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पूरे इंडिया में कमी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो अगर ये कमी है तो सोचिए किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसके बाद जब फिनिशिंग आती है तो वहां पे पेंट, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से पेंट इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुआ, जहां थी वहीं होगा। पीडीराइट का शेयर वगैरह सब कुछ वहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फिनिशिंग का काम है। जब इन बिल्डिंगों में फिनिशिंग शुरू होगी तो फिर अभी आपको जो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी और इनमें जो बढ़त दिखाई दी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्स कर लिया, अब उनको फिनिशिंग करना होगा। तो टायर कंपनियां, पेंट कंपनियां, आप क्या बोलते हैं, पाइप कंपनियां, पिडीराइट जैसी कंपनियां, सेरा सैनिटरी जैसी कंपनियां, इनमें कुछ एक चाल आएगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरी एनालिसिस है, इस तरह से मैं बिजनेस एनालिसिस करता हूँ, इस तरह से मैं साइकिल्स को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। हैवेल्स जैसी वायर कंपनियां, उनमें एक बहुत तगड़ी चाल आना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे मैं दिवाली पे
एक शेयर खरीदूंगा जिसका नाम है एस्टर पाइप। मैं खरीद रहा हूँ, उसी को अकोमोडेट करूंगा। मुझे नहीं पता आज के 2 साल बाद क्या होगा, हो सकता है वो नीचे जाए, हो सकता है वो ऊपर जाए, हर डिसीजन सही नहीं होते। प्लीज आप लोग एनालिसिस जरूर करेंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों की दिवाली गिफ्ट है। अब मैं आप लोगों से दिवाली के बाद ही मिल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग ग्रुप पे फीडबैक जरूर लिखें, और जब मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डालता हूं तो कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ लिखते हैं तो मुझे बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से क्यों कहता है, मैं आपकी मदद करता हूं आपके लिए सेशंस लेके, आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। आपके पास तरीके हैं, उसको बस आपको यूटिलाइज करना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एक साल आप लोगों हैप्पी ने दिवाली बहुत सर। अच्छे से बिताया, थैंक मुझे यू सर, बहुत हैप्पी अच्छा दिवाली लगा। सर। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली। दीपावली की शुभकामनाएं सर। हैप्पी दीपावली सर। थैंक यू। हैप्पी दीपावली, हैप्पी थैंक यू। दीपावली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली हैप्पी सर। दीपावली। पे दिया सर। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू।